षड्यंत्र क्या है? मतलब फिर हम शिक्षा पे आते हैं कि आप कैसे बचाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक बीमारी आप लोगों को दी गई है ना, ऐसे बोला टेलीविज़न ने कि बीमारी है, बहुत तगड़ी बीमारी है और पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे अगर कोई घर से बाहर निकला तो। राजस्थान का जितना मैं जानता हूँ, राजस्थान में ज़्यादातर राजस्थान का इलाका ऐसा है जहाँ ट्यूबवेल से खेती नहीं होती है, बारिश आधारित खेती होती है ना। आपका ये बालोतरा का और आगे का जो इलाका है इसमें ऐसे ही है कि बारिश से आधारित खेती है, और बारिश वाली खेती में जो बीज है वो पुराने वाले चल जाते हैं अपने देसी घर के। तो राजस्थान के पास अपने बीज भी बचे हुए हैं और देसी खाद भी है ना, काफ़ी सारे राजस्थान में ऐसा है। ठीक है, अब अगर मान लो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाए दोबारा से, तो राजस्थान का आदमी अपनी रोटी आराम से चला सकता है, उसको रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं होएगी क्योंकि उसके पास अपना अनाज है, उसके पास अपने बीज हैं। लेकिन अगर बिजली ना आए तो गुजारा कर सकता है राजस्थान का आदमी? हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो बिजली के ऊपर आधारित हैं आपकी? हैं? जिंदा रहने के लिए, अपने को जिंदा रहने के लिए समाज में अपने को 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, बाकी की चीज़ें वो दिखाने के लिए हैं या फिर अपनी सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए हैं, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल और दूसरी गाड़ियाँ, मतलब ट्रक और वो सब। अदरवाइज़ आप अपने गांव में अगर आपके पास अपना बैल है, अपने पशु हैं, पालतू पशु, तो आप अपना गुजारा आराम से अपने खेत में कर सकते हो। और ऐसा पहले होता भी था। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ जब खेत में कुछ भी उगाने का जो खर्चा है वो सबसे कम होता था, होता ही नहीं था पहले तो। अगर हम बात करें हरित क्रांति से पहले की, 1960 से पहले की, तो भारत में खेती करने का जो खर्चा था वो 0 होता था। तो किसान के खेत में जो भी उगता था वो सारा फायदा ही फायदा था, नुकसान 0 था। बाद में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में लगभग अभी जो बाजार से ही सब कुछ आ रहा है उसका। पहले किसान का कपड़ा उसके आसपास ही बन जाता था, किसान के रोटी रखने के जो बर्तन है वो भी अपने आसपास ही मिल जाते थे, किसान का खेत में डालने वाला खाद भी उसके आसपास था। उसको कहीं जाना है तो बैलगाड़ियों से ही चल जाता था, है ना। और आज 1 लीटर पानी 20 रुपए का है। मतलब पहले अनाज भी आपके पास भरपूर मात्रा में होता था और आज पानी के भी पैसे दे रहे हैं और हर शहर में पानी का पैसा दे रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हो, तो क्या मैं या कोई और आपको किसी काम के लिए मजबूर कर सकता है? बताओ। मैं कहूं कि मेरे लिए ये करना पड़ेगा, आपका मन नहीं कर रहा तो आप मना कर सकते हो। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं नहीं करता। लेकिन यदि मैं कहूं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी रोटी बंद हो जाएगी, तुम्हारा पानी बंद हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी, तुम्हारा पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको रेल में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको जहाज़ में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको राशन नहीं देंगे कोटे से, स्कूल में नहीं जाने देंगे, तुम्हारे को हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, तुम्हारे को सैलरी नहीं निकलेगी, अगर तुम्हारा दुकान नहीं खोल पाओगे, बाजार में नहीं निकल पाओगे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, फिर तो माननी पड़ेगी। अपने गाँव में बैठे हो और अपना खुद का खाना उगा रहे हो और दिन में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी। लेकिन अगर गांव में आप
आपको अपना काम चलाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, तो अगर वो चाहे तो आपको मजबूर कर सकता है। पिछले 3 साल में मजबूर किया ना आपको, नौजवान बच्चों को डराया। राजस्थान की धरती जो है वो राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट में जितने लोग वहाँ भर्ती हैं उनमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है ना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट से ही है। हमारे देश के लिए लड़ने वालों में आर्मी में यही है। अब राजस्थान तो गढ़ है तैयारी का, आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी करने का गढ़ है। इतने कोचिंग सेंटर, इतनी एकेडमी है आर्मी की, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे भारत में इतनी नहीं होंगी जितनी अकेले राजस्थान में है। सभी बच्चों को यह कहा गया कि तुमको, अगर तुमने 2 का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया कि तुमने लगवाई है कि नहीं इंजेक्शन, तो तुमको भर्ती में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो तुमने लगवाया, जबकि राजस्थान का आदमी बीमार नहीं होता था कभी भी। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो जलवायु का परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ का आदमी, ऐसा टाइम आता है जब दिन में पूरी तरह से धूप पड़ रही है और रात को पूरी सर्दी हो रही है। दिन में तो गर्मी है, रात को सर्दी है। तो सर्दी से लेके, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से लेकर बहुत ज़्यादा सर्दी इंतजार करने के लिए दूसरे देशों की तरह या पूरे भारत की तरह 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता। यहां तो सुबह से लेकर रात तक ही हो लेता है। तो शरीर इतना जबरदस्त है राजस्थान के आदमी का कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। और केमिकल बहुत कम थे राजस्थान की धरती पर। लेकिन इन लोगों ने पिछले 2 सालों में आपकी पूरी जीवन पद्धति बदल दी। अब आपके आसपास मरने वालों की संख्या बढ़ गई होगी, बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ गई होगी, है ना? पता लग गया होगा किस वजह से हो रहा है, किस वजह से है, किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, चलो ये मालूम तो है आप लोगों को कम से कम। अब अगर आने वाले टाइम में वो आपको कह दें कि स्कूल में अगर आप जाओगे तो आपको स्कूल में ही एक ऐसी बीमारी का इलाज देंगे जो है ही नहीं अभी, फिर लगवाओगे? अभी क्यों लगवाया? बाध्य कर देंगे स्कूल में जाने के लिए, है ना? क्योंकि आप उनके ऊपर निर्भर हो। जब तक उनके ऊपर निर्भर रहोगे तब तक वो तुमको बाध्य कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी का राज चला सकते हो, क्या तब भी बाध्य कर सकते हैं? हमारी शिक्षा हो, हमारा गांव हो, हमारा अनाज हो, हमारे पालतू पशु हो, हमारा अपनी व्यवस्था हो, हमारा स्वास्थ्य हो, तो क्या तब भी मजबूर कर सकते हैं वो आपको? नहीं कर सकते ना। इसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। जो पीछे आप बैनर देख रहे हो ना, जनता सरकार मोर्चा, इसका मकसद ये है कि पूरे भारत में वही व्यवस्था दोबारा से लाई जाए जिसके लिए भारत जाना जाता था। आपको किसी कागज के टुकड़े के लिए नहीं पढ़ाई करनी है, आपको किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ना? नौकर, भाई पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? केवल नौकरी के लिए ना। सर्टिफिकेट की पढ़ने की जरूरत तो जिंदगी जीने के लिए पड़ती है, लेकिन उस सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको नौकरी करनी है, जब आपको नौकर बनना है सरकार का या किसी कंपनी का, तो आपसे कागज मांगेंगे। आपके भाईचारे में जाओगे किताब पढ़ने के लिए तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। लाइब्रेरी में जाओगे किताब पढ़ने के लिए, सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे कि तुमको पढ़ना आता है कि नहीं आता है। कोई किताब लिखनी है तो सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। जिंदा रहना है उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके लिए हमें कौशल चाहिए, उसके लिए हमारे को स्किल चाहिए। भाई हमें कुछ करना आता हो, उसी से पैसा कमाया जा सकता है ना। कुछ भी बनाना आता हो। तो हमारा ये मानना है कि दुनिया में हर बच्चे को कुदरत ने कुछ खास दिया है।
और गलती क्या है सिस्टम की, हम लोग देख नहीं पाते कि वो खास क्या है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, है भाई? हाँ, आप पढ़ते हो, मान लो सबको एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है ना? भाई चौथी क्लास का सिलेबस सबका बराबर है, 10वीं क्लास का सबका बराबर है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास जो कौशल है उसको विकसित किया जाता हो, लेकिन आपके पास तो कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है ना। अब ये जो षड्यंत्र की मैं बात कर रहा था, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कबाल है, कबाल पता है ना, षड्यंत्रकारियों का समूह है जो ये कहता है कि हमको पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया पर। आपने इतिहास पढ़ा होगा, अमेरिका की क्रांति कहो, ऑस्ट्रेलिया की आज़ादी कहो, जापान की आज़ादी कहो, या रूस की क्रांति कहो, या भारत के स्वतंत्रता की क्रांति कहो, आंदोलन कहो, सबकी समय सीमा, सबका समय एक जैसा था पूरी दुनिया में। ये कहा जाता ना कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। तो एक साथ पूरी दुनिया गुलाम हुई, एक साथ लगभग पूरी दुनिया आजाद हुई, और पूरी दुनिया में एक जैसे कानून लागू हुए। आज जो आपके ऊपर कानून चल रहा है थाना और पुलिस का, यह कानून 1860 का कानून है। यही कानून इंग्लैंड में पास हुआ था, और यह पास होने के बाद जहां जहां इंग्लैंड का राज था वहां वहां यही कानून चल रहा है। न्यूजीलैंड में भी यही, ऑस्ट्रेलिया में भी यही, इंडिया में भी यही, नेपाल में भी यही, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अमेरिका में यही कानून। बाद में इन कानूनों के अंदर संशोधन किए अपने अपने देश की जरूरत के हिसाब से। फिर संविधान बना हमारा, उस देश के लोगों को सामने रखकर इंग्लैंड ने अपने संविधान दिया। अभी क्या है, अगर कोई आदमी संविधान के खिलाफ बोलेगा ना, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान बना दिया इन लोगों ने, उन्हीं षड्यंत्रकारियों ने, कि जो भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं वो उनका अपमान नहीं सहन कर सकते। वो संविधान पर बोलने वालों की, सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाए तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ बोले या बाबा साहब के खिलाफ बोले तो टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, हमारा संविधान बना के रख लिया आजादी से 50 साल पहले। वो कानून बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया ना, उसके अंदर चेंजेस करते चले गए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो का त्यों हमारा संविधान को में बदल दिया, और हमको कह दिया कि भारत वालों ने यह संविधान बनाया है। इंग्लैंड का संविधान हमको पकड़ा दिया। जहां हर गांव का अपना राज होता था, वहां पूरे देश के ऊपर अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू बिठा दिए, अपने लोग बिठा दिए कि अब पूरे देश को ये लूटेंगे। अब क्या होता है, पहले अगर अपनी दादी के बारे में आप सोचोगे ना, अपने पापा से, अपने फैमिली में पूछना किसी बुजुर्ग से, आपकी जो बुजुर्ग हैं महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, आपको मालूम होगा सोने चांदी से लदी रहती थी, नहीं जी? पुरानी औरतें जो है ना, इतना सोना और इतना चांदी हमारे घरों में होता था जिसकी कोई हद नहीं। आज किसी के पास नहीं है। आज है हर घर में। पहले हर घर में सोना चांदी होता था, आज हर घर में लोन है, लोन, दूसरी कोई चीज नहीं है। पहले कभी किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होता था, आज हर घर में डॉक्टर है। पहले कोई भी सामान आपको खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पानी रखने के लिए घड़ा आपके गांव में बनता था, पहनने के लिए कपड़ा आपके गांव में बनता था, आपका भोजन आपके गांव में तैयार होता था। क्यों? मसाले अपने आसपास ही मिल जाते थे। उसके बाद आपका और कौन सी जरूरत है? आने जाने के लिए घोड़ा होता था, गाड़ी होती थी, बैल होते थे। खेत में काम करने के लिए सारे यंत्र आपका लुहार बना देता था, है?
आपका कुम्हार, आपका लोहार, आपका नाई, आपका चमार, आपका वाल्मीकि, सारे गांव का काम अपने आप होता था। सबका काम बड़ी आसानी से होता था, कोई समस्या किसी को नहीं। ये तो मैंने टाइम देखा है अपनी जिंदगी में। क्यों? कपड़ों के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। स्वेटर हमारी दादी नानी माँ ही बुनती थी, वही दरी बनाती थी, वही बोया बनाती थी, वही स्कार्फ बनाती थी, वही अपनी जरूरत का सारा सामान आपके पास मिलता था। तो आपका पैसा आपके गांव में अगर नहीं रह रहा तो दूसरे गांव में चला जाता था, दूसरे गांव का पैसा आपके गांव में आ जाता था। लेकिन आपका पैसा शहर में और शहर से फिर दुनिया में नहीं जाता था। आज जितने लोग हम बैठे हैं मेरे समेत, हम जो भी खर्च कर रहे हैं सब कंपनियों को जा रहा है। बीज कंपनी का, खाद दवाई कंपनी की, ट्रैक्टर कंपनी का, पेट्रोल डीजल कंपनी का, रिपेयरिंग कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड कंपनी के, जूते कपड़े ब्रांडेड कंपनी के, यहां तक कि प्लास्टिक के डब्बे भी चाइना से आते हैं, मोबाइल फोन कंपनी का, पेन सारे कंपनी के, जापानीज कंपनी के। ये मेरे पास है, ये किसी दूसरी कंपनी, किसी बाहर से ही आया हुआ है, इंडिया का नहीं है ये। तो मैंने किसी से वैसे लिया था, खरीदा नहीं, लेकिन जिसने भी खरीदा पैसा कहाँ गया? बाहर। जो ये लगा हुआ है ये स्पीकर, ये भी बाहर दूसरे देश का कंपनी का। घर में टॉयलेट की शीट कंपनी की, फर्नीचर कंपनी का, लाइट का सामान कंपनी का, पंखे कंपनी के। है कुछ ऐसा जो आपके गांव में बनता है? तो आप आने वाले टाइम में और ज्यादा गरीब और ज्यादा कर्जदार होने वाले हो। ये था षड्यंत्र कि आपके घर में एक ऐसी पाइपलाइन बिछा दी कि आप अपने जीवन में कुछ भी करोगे, आखिर में सारा पैसा कंपनियों को जाएगा, और कंपनियां विदेश की हैं। तो भारत लुटता जाएगा, गरीब होता जाएगा, भारत में रहने वाले लोग गरीब होते जाएंगे, आपस में लड़ते जाएंगे, राजनीति खत्म होती जाएगी, भाईचारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अंत में भूखे नंगे लोग केवल रोटी के लिए हाथ पसारे लाइनों में खड़े होंगे। 40 करोड़ लोग फ्री का राशन खाते थे 2014 में, आज कितने खाते हैं पता है? 85 करोड़ लोग। थोड़े से दिन और हैं, 100-125 करोड़ लोग होने वाले हैं। क्योंकि आज आपकी सारी जमीन बैंकों में लोन पर पड़ी है ना? गोल्ड लोन भी ले रखा है, ट्रैक्टर पे भी लोन है, कार पे भी लोन है, मोटरसाइकिल पे भी लोन है, कपड़े भी क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, यानी वो भी लोन पर है, मोबाइल भी क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, वो भी लोन पर है, पेट्रोल भी क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, वो भी लोन पर है। जीवन की हर चीज लोन पर है, और वो पैसा छापते रहते हैं, आप पैसा कमाते रहते हो, इनका कभी नहीं भरेगा। इसलिए पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, जहां जहां लोगों के पास जमीन है, वो रोज की रोज गरीब होता जा रहा है। क्यों? दुकानदार भी गरीब, नौकरी करने वाला भी रोज गरीब हो रहा है, प्राइवेट नौकरी वाला, उसकी तो नौकरियां खत्म हो रही है ना, सरकारी की मिलेंगी नहीं, सरकारी मिल नहीं रही, प्राइवेट खत्म हो रही है, दुकानों पे भी सब खत्म हो रहा है, इलाज पे पैसा खर्च हो रहा है, पढ़ाई पे पैसा खर्च हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने देखा है 35 साल की उम्र तक एक बच्चा पढ़ाई करता रहता है, 35 साल, क्योंकि मेरे ख्याल राजस्थान सिविल सर्विस में आखिरी उम्र 40 साल होगी। तो बहुत से बच्चे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो 40 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं। 40 साल तक पढ़ाई करी और कुछ नहीं हुआ तो आखिर में किसी बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। जिंदगी नरक जैसी हो गई है। ऊपर से केमिकल इतने शरीर में डाल दिए कि नपुंसकता और बांझपन इतनी फैल गई कि चौड़े हो गए, हर चौक के ऊपर IVF सेंटरों के बोर्ड लगे हुए है ना। मतलब मैंने देखा आपके यहाँ पर बालोतरा में ही
और क्या हो रहा है, चौक के इस तरफ एक डॉक्टरनी का फोटो लगा हुआ है आईवीएफ सेंटर का, एक इस तरफ दूसरी डॉक्टरनी का लगा हुआ है। मतलब शर्म नहीं आती है देश को कि आपके बच्चों को वो खत्म करते जा रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है, मालूम है? नमकीन का पैकेट तो खाते होगे आप लोग, खाया है कभी नमकीन का पैकेट? भुजिया, मूंग दाल, दुकान से लेके 10 रुपये 5 रुपये वाला खाया ना? किस किस ने खाया बताओ? हाँ, अरे सबने खाया लगभग। एक काम करना, मैं ये जोड़कर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गला खराब होने की वजह से ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा, तो आप सारे लोग अपना फ़ोन नंबर दे करके जाएंगे। आप डायरी में नोट कर लेना, डायरी रखी है मेरे बैग में, रखी है, बैग रखा जो, उसमें से निकाल लाओ डायरी, पेन ये है। तो मैं जो बता रहा था वो था, नमकीन के पैकेट के पिछली साइड एक बार देखना, लिखा होगा वहाँ कुछ, नमकीन के पैकेट के पीछे ना वो लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट। मालूम है इंग्रेडिएंट क्या होता है? क्या होता है कि उसमें क्या क्या है, कि जो भुजिया आप खा रहे हो उसमें उन्होंने क्या क्या मिक्स किया है, अंदर गर्म पानी उन्होंने क्या क्या किया है। तो उसमें तेल देखना कौन सा है। जितनी बढ़िया कंपनी की नमकीन भुजिया होगी ना, उसमें तेल देखोगे ना, तो तेल मिलेगा उसमें राइस ब्रैन, पाम ऑलिव ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल मालूम है ना कौन सा होता है? कपास का तेल कौन सा होता है? बिनोले वाला तेल, बिनोले, है ना? ये देखो, ये लेके रखे आइए ना। आप में से है कोई पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ सकता है कोई? पढ़ सकता है? देखो जरा, इसमें पहले ये इंग्रेडिएंट, जो मेरा अंगूठा है जहाँ पर लिखा हुआ था, इंग्रेडिएंट है ना लिखे हुए, इसमें माइक में बोलकर बताओ जरा, क्या है इंग्रेडिएंट? बोलो जो कौन सा सर? ये रे देखो, ये पढ़ो इंग्रेडिएंट। हाँ, प्लस फ्लावर, हाँ, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, हाँ, कॉटन सीड, कॉर्न, प्लमेनियन। कॉटन सीड है ना? हाँ सर, कॉटन सीड, मैं यही बता रहा था आपको। ठीक है, ये नमकीन का पैकेट है, ये आपके यहीं से उठाया ना, है कि नहीं? अब इसकी खासियत बताता हूं मैं आपको। भारत में ओरिजिनल कॉटन सीड नहीं बचा है, बीटी कॉटन आता है। बीटी कॉटन का नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जो अभी अभी सुनील भाई ने आपको बताया है ना। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब समझ गए? जो चिकना चिकना सा वो आता है ना, खीरा, हरा, बिल्कुल हरा सुंदर सा दिखता है, वो भी जीएम है। जो गोल गोल लाल टमाटर आता है, अच्छा सा मीठा लगता है थोड़ा सा, जो देसी टमाटर होगा वो खट्टा होता है, जो बाजार में दूसरा आता है गोल गोल, वो मीठा सा लगता है, वो ऐसा लगता है उसमें बीज कम है। फिर पपीता आता है बिना बीज का, संतरा आने लगा बिना बीज का, किन्नू आने लगा बिना बीज का, कई सारे फ्रूट आने लगे बिना बीज का। ये सारे जीएम फूड है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब बात यहां पे, यानी कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज खा रहे हो। क्यों भाई? अगर ये नमकीन खाई तो मतलब आपने जीएम खाया। अब इसको रखते हैं साइड में। ब्राजील में 2020 में एक रिपोर्ट छपी, सरकार ने यह कहा जिन डंगरों ने, जिन एनिमल्स ने या जिन इंसानों ने जीएम फूड खाया, उनकी अगली पीढ़ी नपुंसक होती चली गई। और इसीलिए आपके हर चौराहे पर आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। या नपुंसक हो जाएगी या बांझ हो जाएगी। लेकिन अखबार में क्या छपेगा कि काम की टेंशन की वजह से शुक्राणुओं का डीएनए बदल रहा है। डीएनए बदलेगा इंजेक्शन से, बदलेगा जीएम फूड से, लेकिन नाम किसका आएगा? काम की टेंशन। मतलब अखबार में छाप देंगे कुछ भी। ये हो रहा है आप लोगों के साथ। ऐसे करके शिक्षा से लेकर के, नौकरी से लेकर के, मरने के कफन तक के ऊपर वो आप लोगों से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, लोन पे लोन, पैसे पे पैसा आपकी बर्बादी किए जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है। हमारा उद्देश्य है
गांव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहे। चाहोगे ऐसा? तो एक चीज बताओ, फ्री में रोज पैसे लेना चाहोगे या काम करके पैसे लेना चाहोगे? पहले ये बताओ, कोई है जो फ्री में लेना चाहता है? फ्री में खाने का मतलब आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्री में खाने का मतलब आपका जमीन मर जाएगा। फ्री की चीज इसलिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बीज, फ्री, ये सब त्यागना पड़ेगा। सरकारों को ये कहना पड़ेगा, हमको तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, काम। हमको रोबोट नहीं चाहिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं चाहिए, यूपीआई से पेमेंट नहीं चाहिए, बैंक में कर्मचारी चाहिए। हमारा बैंक होगा बिना ब्याज का, इनके ब्याज वाला नहीं। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो पूरे गांव को कर्ज मुक्त करना है। क्या करना है? कर्ज में है ना पूरा गांव। आपकी जानकारी में जितने भी लोगों पर कर्जा है, आप सुरेश भाई से कांटेक्ट करना कि हमको कर्जे से मुक्ति चाहिए। मुक्ति, माफ नहीं, मुक्ति चाहिए। कर्ज मुक्ति होगी 100% पूरे गांव के गांव। जितने लोगों का घर नीलाम होने को है, जमीन नीलाम होने को है, सब। नहीं तो मेरा नंबर वहां लिख देंगे, मैं बोल भी देता हूँ, 95 18 17 0000। आपको आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा इसका लिंक वीडियो का, तो वहां से सुन करके वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लेना कि हमको अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए। मैं हमको बता देना व्हाट्सएप करके। दूसरे नंबर पे, पहला तो कर्ज मुक्ति हो गया। दूसरे नंबर पे हमको हर गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना है जिसमें 100% रोजगार हो। गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार ना बचे। ये कैसे होगा? हमारे पास एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है और ये किस तरह के काम करके खुश रहेगा। तो यदि आपको ये मालूम पड़ जाए कि तुम अच्छे साइंटिस्ट हो या अच्छे प्लेयर हो, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो या अच्छे पियानो बजाओगे, तुम खिलाड़ी बढ़िया बनोगे या अफसर बढ़िया बनोगे या नेता बढ़िया बनोगे, तो आप लोगों को तैयार करने का काम गांव में ही किया जा सकता है और रोजगार का इंतजाम भी खेती के साथ जोड़कर किया जा सकता है। मैंने खेती क्यों बोला? क्योंकि जीवन में आपको बाजार में एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो खेती से बाहर आती हो। खेती मतलब जमीन से बाहर। बिजली कहाँ से बनती है? कोयले से या फिर पानी से। पानी पहाड़ से, पहाड़ जमीन पर, कोयला जमीन से, ठीक है, लोहा जमीन से, एल्यूमिनियम जमीन से, तांबा जमीन में, सोना जमीन में, चांदी जमीन में, कपड़े कपास के बनते, कपास जमीन से, जो खाते हो जमीन में। इससे बाहर कुछ बनता ही नहीं। जिंदगी में जो चाहिए वो जमीन में है। इसीलिए आपकी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र चला हुआ है। इसलिए आपकी जमीनें बचानी बहुत जरूरी है। इसीलिए हर आदमी को कर्जे से मुक्त करना जरूरी है और इसीलिए उसके गांव में उसकी पढ़ाई और उसके रोजगार का इंतजाम उसकी जमीन के साथ जोड़ना जरूरी है, ताकि नौजवान बच्चे अपना गांव छोड़कर ना जाएं, अपनी जमीन पर रहकर अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ना सीखें। ये मकसद है अपनी जनता सरकार मोर्चा का। अब आपको ये करना होगा, अपने अपनी जानकारी में जितने लोग हैं जिनके ऊपर लोन है उनको पकड़िए। शिक्षा के ऊपर वो ट्रेनिंग कैसे लेनी है वो आप हमको बताइए, हम आपको वो बताएंगे कि आपका टैलेंट कैसे पता लगेगा। अगली बार हम अपने जितने रिश्तेदार जानकार होंगे सबको बुलाएंगे, फिर एक मीटिंग रखेंगे, गांव-गांव में मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को तैयार करेंगे। आप लोग ट्रेनिंग के लिए अभी पहले यहाँ ले लीजिए ट्रेनिंग, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाएंगे, या तो हिमाचल में या हरियाणा में। बैठ करके आपको समझाएंगे कि अपना गाँव कैसे बचाना है। बाहर का कोई आदमी आपके गाँव को बचाने नहीं आएगा। हमारा टारगेट है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति। क्या क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति। और अपना जो खेती है उसमें पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना।
पढ़ाई अगर पैसे से मिलेगी तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे, इलाज अगर पैसे से मिलेगा तो केवल अमीरों के बच्चों का इलाज होगा, गरीब आदमी मर जाएगा अस्पतालों की कमी से, है कि नहीं? अगर न्याय में पैसा ही पैसा लगेगा तो पुलिस वाले से भी अमीर आदमी अपना काम करवा देगा, वकील से भी अमीर आदमी अपना काम करवा लेगा, जज से भी अमीर आदमी अपना काम करवा लेगा, तो गरीब आदमी को न्याय भी नहीं मिल पाएगा। राजनीति में भी अगर पैसा ही पैसा चलेगा तो अच्छे लोग राजनीति में भी नहीं जा पाएंगे, इसलिए राजनीति से भी पैसे को बदमुक्त करना होगा, सामाजिक व्यवस्था अपनी बनानी होगी। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पार्टियों को बदलना, सरकारों को बदलना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है अपनी व्यवस्था बनाना। बस तुम्हारी व्यवस्था को हम नकारते हैं, तुम्हारे बैंक को हम नकारते हैं, अब एक बार कर्ज मुक्त होकर अब हम अपने गांव को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस मिशन पे हम लोग निकले हुए हैं। जितने भी लोग इसमें आप लोग कनेक्ट होते हैं, ये संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, हमारा टारगेट है जिस दिन इस देश के अंदर 1 लाख लोग समझे हुए हो जाएंगे, उस दिन हम अपने स्वराज की घोषणा कर देंगे कि हमारा राज है, अब हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं चलने वाले। नहीं तो बच्चों को पैदा होते ही इंजेक्शन ठोकने शुरू कर दिए हैं इन्होंने, स्कूलों में कोई भी दवाई दे देते हैं बच्चों को। पानी पाइपलाइन से मिलता है, गैस पाइपलाइन से मिलेगी, बिजली पाइपलाइन से मिलेगी, जब चाहे जिसका मीटर काट देंगे, जब चाहे जिसका मर्जी आधार कार्ड वैध कर देंगे। आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ रहे हैं, तो अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो आधार कार्ड से पैसे कट जाएंगे जुर्माने के। चालान कटता है ना, पैसे जुर्माना खाते से सीधा आधार कार्ड कट रहा है ना। थोड़े दिन पहले टेस्टिंग किया था उन्होंने। इसलिए आपका आधार कार्ड आपकी गुलामी की निशानी है, इसको कहीं नहीं देना, किसी को भी देना जरूरी नहीं है, ये याद रखना। फैमिली आईडी और आधार कार्ड, ये सीसीटीवी कैमरे उखड़ेंगे एक दिन, ये सारे टोल टैक्स उखड़ेंगे एक दिन, जितने रोड हैं जिन पर ये किसान की गाड़ी नहीं चढ़ने देते, ये सारे उखड़ेंगे एक दिन। मतलब टोल जहां नाका लगाते हैं, और जितनी ये विदेशी षड्यंत्र है, ये कैसा है और ज़्यादा क्या है, इसके बारे में और अपनी व्यवस्था कैसे बनेगी, इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग के पार्ट हैं। आप सबके नंबर आ जाएंगे, आप सबको दिया जाएगा, बैठ के घर पे आराम से सुनिएगा, इसको सुनना ज़रूर। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा गले की वजह से, लेकिन मोटे मोटी चीज़ें मैंने जोड़ने की कोशिश की हैं। बहुत सारी बातें आपको सुनील भाई ने भी बता दी थी। तो आपका अगला काम है अपने आसपास के लोगों को जोड़ना, जोड़ के एक दूसरे के साथ अपनी संख्या को बढ़ाना, उस ट्रेनिंग को खुद भी लेना, खुद भी समझना और दूसरे लोगों को भी समझाना। महिलाओं का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुंह बंद करके कभी नहीं बैठना, इसको उतारो। जिंदगी में कभी भी मुंह बंद करके मत बैठो, क्योंकि साइंस ये कहती है कि आपका शरीर हवा पर चलने के लिए बना है। हवा में से ऑक्सीजन अपने आप हमारे फेफड़े अलग कर लेते हैं। हवा अगर शुद्ध नहीं होगी तो बीमार हो जाओगे, समझे? इसलिए मुंह ढकना नहीं है, आप चाहे जो मर्जी हो जाए। अगली बार लॉकडाउन नहीं लगने देना है। राजस्थान में अब की बार बहुत से लोग मरने वाले हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लेकर आएंगे ये लोग, योजनाबद्ध है, पहले से ही तय है। इतनी गर्मी पड़ेगी कि चलते चलते लोग सड़क पे मर जाएंगे, गर्मी की वजह से, लू लगने की वजह से, कहेंगे हीट वेव आ गई। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने कर लिया कि वेदर को मॉडिफाई कर सकते हैं, वेदर को, मौसम को अपनी मर्जी से, जहाँ चाहे वहाँ सूखा, जहाँ चाहे वहाँ बाढ़, जहाँ चाहे वहाँ पर भूकंप। यह अभी चल रहा है जो भूकंप वाला खेल, ये भी सारा मैनिपुलेटेड है, सब कुछ मैन मेड है, प्राकृतिक नहीं है, याद रखिएगा। बद्रीनाथ वाला भी, ये टर्की वाला भी, यूक्रेन का और जो रशिया का युद्ध है, ये भी मैन मेड है। अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों मिलकर खेलते हैं। लोगों को लगता है नहीं चाइना अलग है, नहीं रशिया अलग है, नहीं ये नया कोई नेता बोलने लग जाएगा मोदी के खिलाफ या सरकार के, वो कहेंगे नहीं ये हमारे खिलाफ है, नहीं ये हमारे खिलाफ है। ये सारे षड्यंत्र की जड़ चलती है इजराइल से। आपने देखा होगा भाजपा ने थोड़े दिन पहले एक कैंपेन चलाया था, हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ। ये इसीलिए चलाया था, वहीं से चला था ये। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए हमारी कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं,
निडर इंडिया करके हमारा चैनल है, NIDER इंडिया, निडर इंडिया, उस पर जा करके देखिए, ठीक है। दूसरा सुनील भाई का चैनल है नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया, जिन्होंने खेती पर काम करना है वो लोग उस चैनल पे जा कर के काम करें। जो एजुकेशन पर और इस व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जनता सरकार मोर्चा के साथ है, वो निडर इंडिया पे आ सकते हैं। तो आप लोग इतनी देर से आए हैं, शांति से बैठे हैं, आपने इतना शांतिपूर्वक सुना, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आगे मिलकर अपने गांव और अपनी अगली पीढ़ी को हम लोग बचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।